बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 22 है हमारा, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स और उसके कंडीशंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं कि द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मनेस, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मनेस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम। अब यूनिफॉर्मनेस का मतलब ये है कि आपके स्टेट की जो लीनियर वेलोसिटी है, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, वो भी कांस्टेंट हो, और आपके स्टेट की जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो भी आपके साथ कांस्टेंट हो। तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मनेस। ठीक है। और अगर हम थोड़ी सी डिटेल्ड डिफिनीशन की तरफ चले जाएं तो फिर हम कहेंगे कि द स्टेट इन विच अ बॉडी इज इन रेस्ट, वो बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो। रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी v भी ज़ीरो हो और उसका ओमेगा भी ज़ीरो हो, और इन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें बॉडी या रेस्ट में हो या फिर किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है आपके साथ कि उसकी v जो है वो भी आपके साथ कांस्टेंट हो, और उसकी जो ओमेगा है वो भी कांस्टेंट हो। तो इन दोनों को कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो द स्टेट इन विच अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन is known as the state of equilibrium। ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ क्या हुआ? ये आपके साथ इक्विलिब्रियम की दूसरी डिफिनीशन हो गई। और यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स का पता चल गया कि इक्विलिब्रियम के आपके साथ दो टाइप्स हैं। ठीक है। एक को जिसमें बॉडी रेस्ट में रहेगी, वो वाली टाइप है, और एक वो है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो रेस्ट वाली टाइप को हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और यूनिफॉर्म मोशन वाली टाइप को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपके साथ जो है, मिसाल के तौर पे एक टेबल है, और उस टेबल पे आपके साथ एक बुक जो है वो पड़ी हुई है। तो ये जो आपके साथ बुक है, ये किस इक्विलिब्रियम में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये क्यों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी वो भी ज़ीरो है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो भी आपके साथ क्या है? ज़ीरो है। स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम की फिर हम फर्दर जो है वो दो टाइप्स निकाल सकते हैं, बल्कि इसके फर्दर, हाँ, दो टाइप्स ही चले निकाल लेते हैं। वो आपके साथ है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और या फिर आपके साथ वो क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स क्या होता है? v की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ओमेगा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो इसी से हम आगे जो है कंडीशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। देखें, अगर आपके साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो मतलब ये है कि आपके साथ उस सिस्टम पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर उस सिस्टम पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा
तो मतलब उस सिस्टम पे फोर्स भी आपके साथ ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो उस सिस्टम पे एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो फिर उस सिस्टम पे टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है, और इसी तरह टॉर्क का ज़ीरो होना भी ज़रूरी है। किसके लिए? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए और रोटेशनल। तो ये हमने थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे दिया कि हमारे साथ जो दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की वो कौन सी हो सकती है। इन कंडीशंस पे आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स फ़िलहाल आप ज़रा ये समझने की बात करें कि इनर्शिया में और इक्विलिब्रियम में क्या ताल्लुक़ है। ज़रा इस पे आप सोचने की कोशिश करें कि आपके साथ इनर्शिया और इक्विलिब्रियम का आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स एक बात जो है वो जहन में रखें कि अगर हम बॉडी के चॉइस को देखें, अगर हम बॉडी को अलाउ करें कि वो अपनी चॉइस करें, तो बॉडी की चॉइस हमेशा क्या होती है? बॉडी की चॉइस हमेशा इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, बॉडी हमेशा चाहता है कि उसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। मतलब बॉडी चाहता है कि उसकी वेलोसिटी भी हमेशा कांस्टेंट रहे, और बॉडी चाहता है कि उसकी ओमेगा भी हमेशा कांस्टेंट रहे। और बॉडी की इसी चाहत को, बॉडी की इसी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सुस्ती को, या बॉडी की इसी लेज़ीनेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? बॉडी की इसी लेज़ीनेस को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी to maintain its state, या inertia is the property of the body to maintain equilibrium। ठीक है, तो या inertia is the property of a body by which it relucts or resists or opposes any change in the state of the motion। तो बॉडी की ख्वाहिश क्या होती है? बॉडी की ख्वाहिश हमेशा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने की होती है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे साथ फ़िज़िक्स में दो ऐसे किरदार मौजूद हैं, दो ऐसे बंदे मौजूद हैं जिनकी इक्विलिब्रियम के साथ सख्त नफ़रत है। मतलब वो दो बंदे होंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगी, और अगर इक्विलिब्रियम होगी तो वो दो बंदे नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स उन दो किरदार्स को हम फ़िज़िक्स में जो है स्टेट चेंजर्स कहते हैं। ये जो दो किरदार हैं ये इनर्शिया की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, और ये इनर्शिया के मकसद को पूरा होने नहीं देते। स्टूडेंट्स उनमें से एक किरदार जो है वो फोर्स का है, और दूसरा किरदार जो है वो टॉर्क का है। और स्टूडेंट्स इस पे ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि फोर्स जो है ये एक ऐसा किरदार है जो क्या करता है, जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके उसकी लीनियर वेलोसिटी को चेंज कर देता है, जबकि टॉर्क जो है वो किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके उसकी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर देता है। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम में तो ना लीनियर वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए और ना एंगुलर वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फोर्स और टॉर्क मौजूद होंगे तब तो इक्विलिब्रियम आपके साथ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम को इंश्योर करने के लिए आपके साथ दो कंडीशंस लगाई जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन फोर्स पे और दूसरी कंडीशन टॉर्क पे लगाई जाती है। तो स्टूडेंट्स उन कंडीशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, आपके साथ किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं
उनकी समेशन क्या होनी चाहिए, उनकी समेशन ज़ीरो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आप फर्स्ट कंडीशन को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस वो भी ज़ीरो होने चाहिए, एंड द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस वो भी क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट कंडीशन को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि वो फोर्सेस जो जिसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, उन्होंने बैलेंस करना होगा उन फोर्सेस को जिसकी डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ होगी, और इसी तरह वो फोर्सेस जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, उन्होंने बैलेंस करना होगा उन फोर्सेस को जिसकी डायरेक्शन डाउन की तरफ होगी। तभी आपके साथ एफ नेट जो है वो ज़ीरो आएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन को जस्टिफाई करने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है? तो देखें, अगर एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को जस्टिफाई कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, उस बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है। स्टूडेंट्स, जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी में किसी किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो आपके साथ उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इसको हमने क्या कहा था इसको हमने कहा था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल करने से बॉडी किस इक्विलिब्रियम में आ जाती है, बॉडी आपके साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन जो है स्टूडेंट्स वो टॉर्क के ऊपर है, और उसमें हमने ये कहना है कि the summation of all the torques acting on the body must be ज़ीरो। स्टूडेंट्स, याद रखें, जो रोटेशनल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे टॉर्क है, तो रोटेशनल क्वांटिटीज़ की सिर्फ दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल होती है, या रोटेशनल क्वांटिटी क्लॉकवाइज होती है और या फिर रोटेशनल क्वांटिटीज़ एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो टॉर्क के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वो टॉर्क जो क्लॉकवाइज होगा वो उस टॉर्क को बैलेंस कर देगा जो आपके साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें कि इस सेकंड कंडीशन को कभी कभार प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, टॉर्क का दूसरा नाम जो है वो मोमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन मोमेंट आर्म डिफरेंट चीज़ है और मोमेंट वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, टॉर्क के ज़ीरो होने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? देखिए, अगर आपके साथ नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में किसी किस्म की एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है? ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड कंडीशन को फुलफ़िल करने से बॉडी किस में आ जाती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इसका मतलब ये है, देखें, कि जो बॉडी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफ़िल कर लेगी, तो वो बॉडी किस में आ जाएगी, वो बॉडी आ जाएगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। जो सिर्फ सेकंड कंडीशन फुलफ़िल कर लेती है, तो वो बॉडी किस में आ जाती है, वो बॉडी आ जाती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और जो दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर लेती हैं,
तो स्टूडेंट्स वो बॉडी फिर किस में आ जाती है, वो आपके साथ कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ये आपके साथ इक्विलिब्रियम के लिहाज से उसकी टाइप्स और कंडीशंस हो गई। स्टूडेंट्स अब हमने एक और टॉपिक पे बात करनी है और उस टॉपिक को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। आपने मैट्रिक में इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स पढ़ी होंगी कि एक आपके साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक आपके साथ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टूडेंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया था कि जब आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए उस फोर्स को रिमूव करने के बाद, तो हम कहते थे कि इस बॉडी की जो इक्विलिब्रियम की टाइप है वो स्टेबल है, या इस बॉडी में अभी तक स्टेबिलिटी मौजूद है और वो स्टेबिलिटी अभी तक जो है क्रॉस नहीं हुई, मतलब उसकी लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी अभी तक रीच नहीं हुई। ठीक है, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को स्टेबिलिटी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी of regaining its original shape, बल्कि शेप की बात नहीं करते, ओरिजिनल पोजीशन when the force is removed, when the force is removed। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स किसी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो 2 फैक्टर्स पर आपके साथ डिपेंड करती है। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं जो किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। उनमें से पहला फैक्टर आपके साथ है बेस एरिया। ठीक है, तो जितना आपके साथ बेस एरिया किसी सिस्टम का ज़्यादा होगा उतनी वो आपके साथ वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी, वो सिस्टम फिर आसानी से टॉपल नहीं होगी जिसका बेस एरिया ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट्स दूसरी बात जो आपके साथ स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है वो है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके साथ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन है, जो उसकी पोजीशन है, तो उसमें ये बात याद रखें कि जितनी आपके साथ जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन ग्राउंड के करीब होगी उतना वो बॉडी आपके साथ स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे आपके साथ एक बुक है। अब अगर आप उस बुक को इस तरह हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है, तो उसने ज़्यादा बेस एरिया जो है वो कवर किया होगा। और अगर आप उस बुक को इस तरह वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे तो फिर उसने कम बेस एरिया जो है वो कवर किया होगा। तो ये वाला जो आपके साथ केस है ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा। या लेट्स सपोज़ आप मिसाल ले लें कि नॉर्मली जो आपकी क्लास में डस्टर्स होते हैं, तो अगर वो डस्टर्स आपके साथ जो है वो इस तरह पोजीशन में पड़े होंगे तो उन्होंने ज़्यादा बेस एरिया कवर किया होगा। और अगर वो डस्टर्स आपके साथ इस तरह वर्टिकल पोजीशंस में पड़े होंगे तो फिर उन्होंने कम बेस एरिया कवर किया होगा। तो ये पोजीशन आपके साथ क्या होगी, स्टेबल। तो मतलब ये हुआ कि जितना हम बेस एरिया को बढ़ाते हैं उतनी आपके साथ स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। और स्टूडेंट्स एक दूसरी मिसाल आप कंसिडर करें। लेट्स सपोज़ आप कंसिडर करें
कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी में हमने आधा पार्ट जो है वो स्टील का लिया हुआ है और आधा पार्ट वुड का लिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हमने जॉइन कर दिया है जो है किसी भी स्टिकिंग मटेरियल के हेल्प से। अब आपको पता है कि स्टील की जो डेंसिटी होती है वो वुड से ज़्यादा होती है, तो इस पूरे सिस्टम की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो थोड़ा सा स्टील के साइड पे होगी, वो बिल्कुल मिड पे नहीं होगी। और अगर हम इसी सिस्टम को अब उल्टा रख दें, मिसाल के तौर पे हम स्टील के हिस्से को नीचे कर दें और वुड के हिस्से को ऊपर कर दें, तो अब बताएं स्टूडेंट्स के कौन सी आपके साथ सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि ये जो सेकंड सिचुएशन है ये ज़्यादा स्टेबल होगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन ग्राउंड के करीब है, और इस दूसरे केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन ग्राउंड से अवे है। तो ये वाला केस स्टेबल है, ये वाला केस आपके साथ स्टेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, आखिरी बात भी यहाँ समझ लें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एक लिमिट तक स्टेबल होता है, उसके बाद वो स्टेबल नहीं रहता। उस लिमिट को स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी कहा जाता है। तो ये जो लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी है इसको भी ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी कहाँ तक होता है और कब फिर लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो एक्सीड हो जाता है और फिर वो बॉडी स्टेबल नहीं रहती। तो स्टूडेंट्स, आप कंसिडर करें कि आपके साथ एक जो है साइलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। ये आपके साथ क्या है? एक साइलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। और ये इस तरह वर्टिकल पोजीशन में पड़ा हुआ है और ये इसका बेस एरिया है, ठीक है। और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, फ़िलहाल जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है स्टूडेंट्स, वो जिस पे आपके साथ वेट एक्ट करता है, वो वेट कहाँ से गुज़र रहा है स्टूडेंट्स? वो इस बॉडी के बेस एरिया से आप देखें तो पास हो रहा है। अब अगर हम इस बॉडी को थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, और उसकी न्यू पोजीशन जो है वो आपके साथ देखें कुछ ऐसी हो जाए, थोड़ा सा हमने इसको एंगल दे दिया है, ठीक है। तो अब इसकी जो आपके साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उस पे जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ड्रॉ होगा, वो अब भी स्टूडेंट्स आप देखें तो वो अब भी कहाँ से गुज़र रहा है? वो अब भी इसकी बेस एरिया से गुज़र रहा है। तो हम कहेंगे कि अभी तक लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी क्रॉस नहीं हुई। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा लेट सपोज और एंगल दे दें और हम इसको इस पोजीशन पे ले आए, ये हमने इसको दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन दे दी और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है स्टूडेंट्स, अब वो कहाँ से नहीं गुज़र रहा? अब वो बेस एरिया से नहीं गुज़र रहा। तो जब वो बेस एरिया से अब नहीं गुज़र रहा तो अब हम कहेंगे कि अब लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी क्रॉस हो गई है और अब ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन की तरफ जो है ये बॉडी नहीं जाएगी, बल्कि अब ये बॉडी क्या हो जाएगी? अब ये बॉडी आपके साथ टॉपल हो जाएगी, ठीक है। ये एक नई पोजीशन की तरफ चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर, और इस लेक्चर नंबर 22 के साथ आपका सेकंड चैप्टर जो था उसके तमाम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और उसके तमाम जो एसएलओज़ हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, वो हमने तमाम डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर टॉपिक्स के लिहाज से हमारा वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।